हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे वही जो गेस्ट पेपर चल रहा था, ठीक है। उसके अपन पार्ट 4 की बात करेंगे। आज पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसमें अपन ने लास्ट क्लास में जो देखा था वो देखा था क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अपन ने लेंस फॉर्मूला यूज करके एक न्यूमेरिकल किया था लाइट वाले चैप्टर से, ठीक है। प्रकाश वाले पार्ट से एक प्रश्न किया था न्यूमेरिकल। अभी आगे वाले प्रश्न में बात करते हैं और बीच बीच में वही जो उस दिन तरह जो सीबीएसई में साल क्वेश्चन आए उनको भी डिस्कस करूंगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर जो 12 है, जहां हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 वो कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन बाय ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म and explain event of dispersion of white light. Draw the ray diagram. Draw the ray diagram to explain refraction by triangular glass prism and mention, ठीक है, and mention about dispersion of white light, ठीक है। बेटा इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कुछ हिंदी मीनिंग वाले बच्चे कहते हैं सर मैं हिंदी बता, तो हिंदी बता रहा हूं कि त्रिकोणीय कांच प्रिज्म से अपवर्तन का चित्र बनाए एवं श्वेत प्रकाश विक्षेपण को समझाएं। ये प्रश्न है बेटा आपका हिंदी में और इंग्लिश में। क्वेश्चन क्या है दोबारा रीड कर देता हूं। ड्रॉ द रे डायग्राम टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन बाय ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड मेंशन अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है एंड ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन का डायग्राम शो करना है आपको। तो सबसे पहली चीज ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो आंसर में आपको इतना लिखना नहीं है, बट आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है, ठीक है, जिसका जो फ्रंट फेस है वो ट्रायंगुलर होता है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म कहते हैं। अब इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में ये क्या है? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है मतलब कांच का प्रिज्म है, ठीक है, कांच प्रिज्म है। और इस कांच प्रिज्म में ध्यान रखना ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस आयताकार फलकों की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस। तो रेक्टेंगुलर फेसेस की संख्या 3 होती है, कैसे? 1 2 3, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। आयताकार फलकों की संख्या, आयताकार फलकों की संख्या, आयताकार फलकों की संख्या 3 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात बेटा इसमें आपको याद रखनी है कि आयताकार के अलावा ट्रायंगुलर फेसेस मतलब त्रिकोणीय भागों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी जरूर से इसमें कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म जो कांच का त्रिकोणीय प्रिज्म होता है उसमें बेटा 2 त्रिभुजीय फेस फलक होते हैं और 3 आयताकार फलक होते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के 5 फलक होते हैं, 5 फेसेस होते हैं, ये बात याद रखना। अभी इसमें आपको रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाना है। तो रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाने से सबसे पहले देखो इधर बता रहा हूं आपको,
जैसे कि ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ जो ग्लास प्रिज्म होता है उसमें मतलब कांच के प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है उसमें सबसे पहले आपको एक लाइट रे ऐसे डालनी है, ठीक है। ये लाइट रे गई इसमें। अब लाइट रे डालने के बाद बेटा ये नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। लाइट रे डाली मैंने और लाइट रे जैसे इंसिडेंट होगी प्रिज्म पर तो बेटा इसकी खास बात होती है कि ये बाहर वाला मीडियम कैसा होता है, रेयर, मतलब विरल माध्यम होता है, और इधर वाला भी रेयर होता है, मतलब विरल माध्यम। बट आपको याद होगा बेटा जो अंदर वाला कांच का प्रिज्म है ग्लास का, तो ग्लास क्या होता है, एयर के कंपैरिजन में डेंस मीडियम होता है। जो मतलब कांच है वो हवा की तुलना में सघन माध्यम होता है। तो बेटा जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंस जाती है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाती है। तो यहां अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, नॉर्मल ड्रॉ करूं, ठीक है। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। तो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो लाइट रे क्या इसके टुवार्ड्स बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा सीधा कर दिया जरा, तो लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये बेंड हो गई लाइट रे। अब बेंड होने का मतलब नॉर्मल होगा ना, जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है तो मतलब नॉर्मल मुझे ऐसे ड्रॉ करना है, थोड़ा सा एल दिखना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब लाइट रे जैसे अब ये डेंस है, अंदर वाला मीडियम डेंस होता है, नीचे लिख रहा हूं डेंस, ठीक है, सघन माध्यम है। और जैसे ही लाइट रे डेंस टू रेयर जाएगी तो बेटा नॉर्मल के अवे हो जाएगी। तो देखो यहां में नॉर्मल बनाऊंगा तो ये ऐसे नीचे निकल जाएगी, ठीक है। तो इधर नॉर्मल से दूर गई तो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा रिफ्रैक्शन डायग्राम। अब इसमें लेवलिंग कर देना। ये लाइट रे को मैंने नाम दिया ए, ठीक है। यहां पर हो गया बेटा पॉइंट बी, ठीक है। यहां पर पॉइंट हो गया बेटा सी, और यहां पर पॉइंट हो गया बेटा डी, ठीक है। तो जो ए बी है वो इंसिडेंटल रे है, जो बी सी है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो सी डी है बेटा वो इमर्जेंट रे है, ठीक है। हिंदी में बताऊं, ए बी जो है आपतित किरण है, बी सी जो है वो क्या अपवर्तित किरण है, और सी डी जो है वो निर्गत किरण है। दोबारा सुने, ए बी जो है आपतित किरण है, बी सी जो है वो अपवर्तित किरण है, और सी डी जो है वो निर्गत किरण है। इंग्लिश में सुना है, ए बी इज incidental ray, BC is refracted ray, and CD is emergent ray, है ना। नेक्स्ट MN is normal on AB, MN is normal on AB, and TW is normal on CD, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि TW जो है वो PR पर लंब है, और जो MN है वो PQ पर लंब है, ठीक है। इंग्लिश में MN is perpendicular on the PQ and TW is perpendicular on the PR। ऐसे आपको हर वर्ड के बारे में बता के आया, केवल डायग्राम पूछा था उसने, कहा था ड्रॉ द रे डायग्राम टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन बाय ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो हमने ये डायग्राम बना दिया। ये जो डायग्राम है इसमें बेटा हर चीज को बताना है, ठीक है। ये डायग्राम है रिफ्रैक्शन, इधर लिख देता हूं, रिफ्रैक्शन बाय ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ये है, ठीक है। डायग्राम हर चीज के बारे में बता दिया मैंने कि जब लाइट रेयर टू डेंस जाती है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब लाइट डेंस टू रेयर जाती है तो नॉर्मल के अवे हो जाती है। मतलब विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की मतलब अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। आई होप यहाँ तो समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। दोबारा ये बात देख लेना कि ए बी क्या है, इंसिडेंटल रे मतलब आपतित किरण, बीसी रिफ्रैक्टेड रे मतलब अपवर्तित किरण, और सीडी निर्गत किरण मतलब इमर्जेंट रे है, ठीक है। अब मैं बता दूं बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंटल रे के बीच जो एंगल बनता है उसको आई कहते हैं, इंसिडेंटल एंगल। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको आर कहते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल। और बेटा नॉर्मल और इस इमर्जेंट रे के बीच जो बनता है उसको एंगल ई कहते हैं, इमर्जेंट एंगल। कौन सा एंगल, इमर्जेंट एंगल, हाँ कि ना, याद रखना। और ये वाला जो एंगल होता है टॉप वर्टेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल। क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल, ठीक है। हिंदी में प्रिज्म कोण, ठीक है। ये बात याद रखना,
है ना। ये सारा हो गया डायग्राम। अभी आगे है, उसमें पूछा है कि एक्सप्लेन द वाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट, श्वेत प्रकाश विक्षेपण को समझाइए। बेटा इसको मैं इधर बता रहा हूं आपको। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस 3 होता है और नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस 2 होता है। अब देखिए बेटा, वाइट या डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, इसी में है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सबसे पहली चीज बेटा, जब भी देखो जो व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन है वो होता ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से ही है। तो जैसे मैंने ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बनाया, छोटा ही बना रहा हूं। अब इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म पर जैसे ही मैंने व्हाइट लाइट पे इंसिडेंट किया, जैसे ही मैंने व्हाइट लाइट पे इंसिडेंट किया, तो ये व्हाइट लाइट रे क्या होता है बेटा, अपने 7 कलर्स में क्या डिवाइड हो जाता है। तो ये व्हाइट लाइट रे बेटा ऐसे जाएगी, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई एक लाइट रे ऐसे, और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई एक लाइट रे ऐसे, ठीक है। तो याद रखना बेटा, जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है, सॉरी, जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है, और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लोएस्ट होती है। तो यहां से ये व्हाइट लाइट रे गई, ठीक है, यहां से जो व्हाइट लाइट रे गई, ये व्हाइट लाइट रे है, और व्हाइट लाइट रे जैसे ही प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे ऊपर वाला जो होता है बेटा रेड होता है, हिंदी में लाल जानते होंगे सब लोग, सबसे ऊपर वाला लाल होता है रेड, और सबसे नीचे वाला बेटा वॉयलेट होता है, मतलब बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी, ठीक है, क्या होता है? बैंगनी। तो ये बात याद रखना। और नीट जो मिडिल कलर है बेटा वो बता रहा हूं, देखो ऊपर से जैसे नीचे नीचे आएंगे, मतलब इस स्पेक्ट्रम में, इस स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाइट लाइट रे का जो 7 कलर्स का ग्रुप बनता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर वाले टॉप का कलर क्या होता है? रेड होता है, और बॉटम का कलर क्या होता है? बैंगनी। अब मिडिल वाले कलर्स को मैं बता रहा हूं, बेटा नीचे आते जाते वेवलेंथ कम करते जानी है आपको। तो देखो जैसे थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, ये रेड के बाद आपका आता है VIVGOYOR, तो यहां आएगा ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी जानते होंगे। उसके बाद आगे ऑरेंज के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा, यहां आ जाएगा येलो, येलो मीन्स पीला, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे वेवलेंथ और कम हो जाएगा, तो येलो ऑरेंज के बाद आएगा ग्रीन, क्या आएगा? ग्रीन, हरा। उसके बाद थोड़ा और आगे आएंगे तो ग्रीन के थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, ग्रीन के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा तो क्या आएगा? ब्लू, है ना। तो ब्लू क्या आएगा? ब्लू, नीला, नीले के बाद थोड़ा और आगे आएंगे तो क्या आएगा आपका? VI, इंडिगो, क्या आएगा? इंडिगो। और सबसे नीचे क्या आएगा आपका? वॉयलेट। तो ये बेटा 7 कलर्स होते, थोड़ा दूर हो गया, इसको ऊपर कर देता हूं। यहां हो गया वॉयलेट, क्या हो गया? वॉयलेट मतलब बैंगनी, ठीक है। तो बेटा ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहली चीज, ये बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म था जिसका लेवलिंग मैंने कर दिया ब्लैक से, मतलब रेड रेड लग गया बेटा। ये मिक्सचर है रेड और ब्लैक का, इसमें ब्लैकिंग डाली मैंने, ABC। तो सबसे पहली चीज बेटा आपको बता दूं मैं, याद रखना डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होता क्या है। तो आप सिंपल से टर्म्स में याद रखो कि द व्हेन अ व्हाइट लाइट रे incident on a triangular glass prism, then it divided into its 7 colors. When a white light ray incident on triangular glass prism, then it divided into its 7 colors. That this event of light is called dispersion. ठीक है। हिंदी में जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश की किरण त्रिभुजीय प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। द इवेंट ऑफ व्हाइट लाइट इन विच white light ray incident on triangular glass prism and divided into 7 colors is called dispersion of white light, ठीक है। and the group of 7 colors is called
इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। 7 रंगों का जो समूह होता है किरणों का उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट कलर क्या होता है बेटा, रेड होता है, एंड बॉटम क्या कलर क्या होता है, वॉयलेट बैंगनी होता है। बाकी कलर्स का हिंदी आपको याद होगा, ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो मतलब पीला, और ग्रीन मतलब हरा, और ब्लू मतलब नीला, इंडिगो मतलब जामुनी, और वॉयलेट मतलब बैंगनी। इसको देखो 2 तरीके से याद रखते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। और एक और चीज बेटा मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो 7 कलर्स का ग्रुप है, ये जो 7 कलर्स का ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। इसको क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ये बात ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम इज द ग्रुप ऑफ 7 कलर्स रेज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें टॉप मोस्ट कलर याद रखना क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, और टॉप बॉटम बॉटम कलर क्या होता है, वॉयलेट होता है, बैंगनी। उसके बाद बेटा इसमें ऊपर से जैसे नीचे आएंगे तो वेवलेंथ का जो लेंथ है वो कम होता जाता है। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ इसकी होती है रेड की, मैं लिख देता हूं, हाईएस्ट वेवलेंथ कलर, हाईएस्ट वेवलेंथ को कहते हैं बेटा लैम्डा, हाईएस्ट लैम्डा कलर। तो आंसर होगा रेड। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है, लाल। और सबसे कम वाला लोएस्ट वेवलेंथ, सबसे कम तरंगदैर्ध्य, लोएस्ट लैम्डा वाला कलर होता है कौन सा होता है, वॉयलेट बैंगनी, वॉयलेट बैंगनी। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य लाल रंग की बैंगनी रंग की होती है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य आपकी रेड कलर की होती है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका डिस्पर्जन उतना कम होगा। तो रेड कलर सबसे कम डिविएट होने वाला कलर है, और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डिविएट होने वाला कलर होता है। मोस्ट डिविएट कलर इज वॉयलेट एंड लीस्ट डिविएट कलर इज रेड। सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल होता है, और सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग बैंगनी होता है। यह बात याद रखी है ना। अब बाकी बात बेटा यहाँ में तुम्हें कहा याद रखना पते, इसमें हिंदी ट्रिक क्या होती है याद रखनी, स्पेक्ट्रम को देखो, स्पेक्ट्रम में कलर से याद रखाऊंगा आपको, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। इसको याद रखना तरीका है बेटा, इंग्लिश में तो होता है विवग्योर, क्या होता है, विवग्योर, क्या होता है, विवग्योर। ठीक है ना, इंग्लिश में तो ये होता है विवग्योर। अब ये बेटा जो ऑर्डर है ना वो बेटा डिस्पर्जन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिस्पर्जन का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम डिस्पर्ज होता है वॉयलेट, सॉरी सबसे ज्यादा डिस्पर्ज होता है वॉयलेट, सबसे फिर उससे कम इंडिगो, फिर उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, और सबसे कम होता है रेड। तो ये डिस्पर्जन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्पर्जन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्पर्जन, विक्षेपण का अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा जो डिस्पर्ज होता है वॉयलेट होता है, सबसे कम जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, बीच वाले मॉडल में रहते हैं। अब इसको हिंदी में कैसे याद करेंगे बेटा, हिंदी वालों के लिए ट्रिक होता है बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, हपी नीला होगा बेटा, हपी नीला, बैजानी हपी नीला। ठीक है, तो इसका याद रखना तरीका हिंदी में है बैजानी हपी नाला, मतलब बै मतलब बैंगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, नी मतलब नीला, और ला मतलब लाल। ठीक है बेटा, नारंगी होगा, सही है, ना मतलब नारंगी, सॉरी, ना मतलब नारंगी। तो ये बेटा ये भी सेम ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्पर्जन है। सबसे कम डिस्पर्ज होता है बैंगनी, अरे यार फिर गलत बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा डिस्पर्ज होता है बैंगनी, और सबसे कम डिस्पर्ज होता है लाल। ठीक है, रेड कलर। और एक और चीज, तो ये हो गया बेटा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें देखो मेन चीज आपको क्या लिखनी है, सुनना मेरी बात एक बार। सबसे पहली चीज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होता क्या है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। तो डिफाइन मैंने बता दिया, द इंसिडेंट ऑफ व्हाइट लाइट इन विच व्हाइट लाइट रे डिवाइड इनटू इट्स 7 कलर्स बाय द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, है ना, वह प्रकाश की घटना जिसमें श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होते ही अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। एंड श्वेत प्रकाश के जो 7 रंगों की किरणों का समूह होता है उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसका जो जिसके विक्षेपण का जो अवरोही क्रम है वो विवग्योर मतलब बैजानी हपी नाला होता है, बैंगनी जामुनी, ठीक है, बैंगनी जामुनी हरा, है ना, हपी, और पीला नारंगी और लाल। ऐसे याद रखना, ये लिखा हुआ है हिंदी में और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा विक्षेपित होने वाला रंग बैंगनी होता है, सबसे कम विक्षेपित होने वाला रंग लाल होता है। मोस्ट डिविएट कलर इज वॉयलेट एंड लीस्ट डिविएट कलर इज रेड। उसके अलावा बेटा इसका रीजन क्या है, मैंने अभी बताया कि ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ कम होता जाता है। यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट लैम्डा मींस वेवलेंथ कलर इज रेड एंड लोएस्ट लैम्डा इज वॉयलेट। सबसे कम वॉयलेट की होती है तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ याद रखना बेटा लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्पर्जन के। किसके? डिस्पर्जन के। कहने का मतलब ये हुआ सर जी कि अगर लैम्डा बढ़ेगा तो डिस्पर्जन कम होगा। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस का जो आंसर जवाब होता है बेटा यही होता है। आपसे पूछा जाए कि वाई रेड कलर डिविएट लीस्ट मतलब लाल रंग कम विक्षेपित क्यों होता है, तो आंसर होगा लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और वायलेट कलर ज्यादा डिविएट क्यों होता है, क्योंकि भैया उसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है, याद रखना। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, डिस्पर्जन सॉरी इनवर्सली बोलोगे तो 1/, मत बोलना। तो विक्षेपण अगर बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा और विक्षेपण अगर कम होगा तो लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है, उल्टा चलता है ना। तो आई होप ये आपको आंसर समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें। बीस मिनट में समझाया मैंने, आई होप यहाँ तो समझ में आया होगा। अभी एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें यही चीजें बनती है बेटा, है ना। और भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि रेड कलर डिविएट कम क्यों ज्यादा क्यों होता है, सॉरी कम क्यों होता है, वायलेट ज्यादा क्यों होता है, ऐसा आप एक बार पढ़ लेना है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी का बी का लास्ट क्वेश्चन है 13। देखिए बेटा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, देखें व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड है, साथ साथ लिखता हूं, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, what are the magnetic field lines, how does the magnetic field direction decided at given point, ठीक है। हिंदी मतलब क्या है बेटा, हिंदी मतलब है इसका, चलो पूरा रेड से लिखता हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ठीक है, किसी दिए गए बिंदु पर, किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित होती है, कैसे निर्धारित होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, बाइलिंगुअल है। कि सबसे पहली चीज फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा क्या है, एंड हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिसाइडेड गिवन पॉइंट,
दिए गए बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे दी जाती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको सबसे पहला प्रश्न करना है चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। तो आइए देखो सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं सबको पता है, द इमेजिनरी लाइंस, द इमेजिनरी लाइंस, द इमेजिनरी लाइंस around a magnet, around a magnet, around a magnet that represent, that represent magnetic field, that represent magnetic field are called मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बेटा शॉर्ट में मैंने एमएफ लिख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक बार देखना है, द इमेजिनरी लाइंस वो काल्पनिक रेखाएं अराउंड द मैग्नेट एक चुंबक के चारों तरफ, दैट रिप्रेजेंट जो दर्शाती हैं मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को, आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। हिंदी में लिख लोगे ना, चलो लिख ही देता हूं। वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के चारों तरफ, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है या दर्शाए, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। बेटा हिंदी में दोनों लिख दिया है, द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट दैट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब इसके बाद बेटा इनकी प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी आपको लिखाई गई होंगी। जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ऐसे पूछा नहीं तो बता रहा हूं। जैसे ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में बेटा एक पोल नॉर्थ होता है जो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है, दूसरा पोल साउथ होता है जो साउथ की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। किसी भी बार मैग्नेट का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, क्षण चुंबक आयताकार होती है, और क्षण चुंबक का जो उत्तर की तरफ संकेत करने वाला पोल होता है, ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी तरफ से संकेत करता है, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल होता है, एस, ठीक है। एक एल होता है, एक एस होता है। और चुंबकीय बल रेखा क्या होती है बेटा, बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक है, तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल से आउट होती हैं और साउथ पोल के इन होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाती हैं बाहर की तरफ, और साउथ से नॉर्थ आती है बेटा अंदर की तरफ, ठीक है। और बाहर कर्व की फॉर्म में जाती है वक्र के रूप में, और अंदर सीधी रेखा के रूप में आती है। तो इस तरह से क्या बनता है, बंद वक्र बनता है। क्या बनता है, बंद वक्र। तो पहला प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज कर्व, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इन द साउथ पोल, goes into the south pole, comes out from the north pole and goes into the south pole। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव के अंदर जाती हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं, जिससे क्या है, चुंबक के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो बेटा याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता कैसे बेटा, समांतर रेखाओं से। कैसे बनता है, समांतर रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बेटा किससे बनता है, पैरेलल लाइन से बनता है। याद रखना, जब भी आपसे एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आपको 4-5 पैरेलल लाइन बना देनी है। क्या बना देनी है, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा बना देना, वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा मैंने चुंबकीय बल रेखा को बताया। उसके बाद बेटा मैंने ऊपर दिखाई, नीचे नहीं दिखाई। उसके बाद इसमें पूछा है कि हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिसाइडेड एट गिवन पॉइंट। तो बेटा याद रखना कि टू डिटरमाइन द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट a tangent is drawn at that point to give the direction of magnetic field. बेटा मतलब क्या है इस बात का कि टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए a tangent is drawn at that point, एक स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची जाती है टू गिव देने के लिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर जाती है एट दैट पॉइंट, यहाँ तक भी लिख सकते हो आप चाहो तो, आप मेन चीज यहां तक भी लिख सकते हो, ठीक है, यहां तक भी लिख सकते हो कि अ टेंजेंट इज ड्रॉन, ठीक है, और आगे भी लिख दिया है चाहो तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है ना, ओके। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा, यही क्वेश्चन था, बस इतना है। और टेंजेंट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं बेटा, जैसे कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, क्या कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो अगर मान लो ये टेंजेंट ऊपर की तरफ जा रही है तो इस टेंजेंट की दिशा है वही क्या, ये क्या है, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। क्या मतलब होता है, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा की दिशा क्या बताती है, यही बताती है, यही क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, याद रखना। ये है बेटा क्वेश्चन, आप इसके सॉल्व में आगे बताते हैं अभी। देखें आगे, आगे बेटा सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में हर क्वेश्चन बेटा, सेक्शन सी में हर क्वेश्चन जो आएगा आपका 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, ठीक है। और सब में चॉइस मिलेगी आपको, सब में क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। तो आपको मैं दोनों ही कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो प्रश्न है वो सेक्शन सी का है बेटा, याद रखना। और हर क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है। कितने नंबर, 3 नंबर, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखो। निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखो, ठीक है। ये प्रश्न है। अब इसमें बेटा 3 रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन, क्लोराइड रिएक्ट विद स्लैक्लाइन, क्लोराइन रिएक्ट विद स्लैक्लाइन, क्लोराइन रिएक्ट विद स्लैक्लाइन, इसको हिंदी शॉर्ट लिख रहा हूं, बुझा हुआ चूना
बोझा चूना प्लस क्लोरीन, ठीक है, प्लस क्लोरीन। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, जिप्सम इज हीटेड एट 373, जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, ठीक है, हिंदी में समझ रहे होंगे, 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करना, को गर्म करना। अगला थर्ड पार्ट है इसका, वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन, वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन। बेटा ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है और मैंने ये पेपर पहले ही बना लिया था, ऐसा नहीं सीबीएसई के बाद बनाया, सीबीएसई पेपर बनने से पहले ही पेपर बना दिया था। तो देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, सीबीएसई 2025 में आया हुआ है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखें तो इनके बारे में बात करते हैं बेटा वन बाय वन, इसके चॉइस वाला पार्ट अभी बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें सबसे पहली चीज बेटा, हर पार्ट में आपको इक्वेशन लिखना है, तो एक ही नंबर का हर पार्ट है, हर पार्ट एक नंबर कैरी करता है। तो पहला पार्ट पढ़ा क्लोराइन रिएक्ट विद स्लैगलाइम। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि स्लैगलाइम होता क्या है, बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो आप भाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मोस्टली जो मतलब कुछ कंपाउंड जिनकी कॉमन नेम है, जिन यौगिकों के साधारण नाम है, उनको साधारण नाम भी भैया याद रखने। तो सबसे पहली बात, पहला जो पार्ट है इसका, उसका आंसर देते हैं क्लोरीन रिएक्ट विद स्लैगलाइम। इट मींस स्लैगलाइम फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैगलाइम का नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट रिएक्ट करना है बेटा Cl2 क्लोरीन से, ठीक है। तो जब याद रखना बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस स्लैगलाइम, और इसका एक और कॉमन नाम होता है बेटा लाइम वाटर। लाइम वाटर, चूने का पानी, लाइम वाटर कह लो, स्लैगलाइम कह लो। हिंदी बोल रहा हूं बेटा, मैं लिख नहीं रहा। तो स्लैगलाइम मतलब बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। दोनों बातों का मतलब एक ही से होता है, CaOH का होल ट्वाइस। जब लाइम वाटर में बेटा क्लोरीन गैस फ्लो करी जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो उसके बाद बेटा बनता क्या है, आप सबसे पहली चीज मैंने कई बार बताया हुआ है, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH होते हैं बेटा, तो वहां से H2 निकलता है। क्या निकलता है? H2। तो सबसे पहले बताओ आपको, इधर ये Ca है, इसके साथ दो OH है। तो मैंने बताया हुआ है, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा OH चाहते हैं तो वहां से H2 निकालना होता है। तो यहां से अगर आप H2 निकालोगे, ठीक है, और प्लस में Cl2 चल रहा है, तो अब एक बात दिमाग लगाए बेटा, जब यहां से H2 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? केवल CaO बचेगा, और CaO जब Cl2 से कंबाइन होगा तो बनेगा बेटा CaOCl2। क्या बनेगा? CaOCl2, और ये H2 साथ में निकल जाएगा। अब आपको पता है क्या बना? CaOCl2 बेटा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम होता है? ब्लीचिंग पाउडर। एक कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। और बेटा इसका IUPAC नाम अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो पहली बात, जब भी किसी कंपाउंड मतलब मेटल के साथ में, प्लस वाले के साथ में एक से ज्यादा OH हो, आपको H2 निकालना ही निकालना है, कंपलसरी रूल याद रख लो, ठीक है। और H2 निकलने के बाद जो बचा उसको ऐड कर दो। तो देखो यहाँ से H2 निकला तो ये CaO बचा, और CaO में जब Cl2 ऐड करूंगा तो CaOCl2 बनेगा, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में भी ब्लीचिंग पाउडर मतलब ब्रंजक चूर्ण होता है, ठीक है। अब देखें इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें, दूसरा है इसमें जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन। तो बेटा जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। हिंदी में भी यही नाम है,
ठीक है, हिंदी वाले घबराए ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और बेटा कॉमन नेम इसका क्या है, जिप्सम। क्या नाम है, जिप्सम, ठीक है, इधर इसमें लिखा हुआ ये ना। अब इसको बेटा जब 373 केल्विन पर हीट करेंगे, 373 केल्विन पर हीट करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। बेटा इसमें से जब 1.5, ये तो कॉमन सेंस रिएक्शन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैथ लगाना है वैसे। जब इसमें से 1.5 H2 निकल जाएगा तो इधर कितने H2 है, 2 H2 है, 1.5 H2 निकल गया, कितना बचा, हाफ H2 बचा। तो बेटा यहाँ प्लस लगा के क्या लिखोगे, हाफ H2 आएगा, और हाफ H2 के साथ में क्या बचा, CaSO4 आएगा, CaSO4। तो आप ध्यान रखें बेटा कि जब भी जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो क्या बनता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेटा हिंदी में भी नाम यही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दैट्स कॉमन नेम इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं। POP एक तो सीलिंग की डिजाइन्स में, टॉयज बनाने में, ठीक है, खिलौने बनाने में, इन सारी चीजों में यूज होता है। तो याद रखना, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन टेंपरेचर देन POP इज फॉर्म्ड, ठीक है। POP इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग द जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस कह लो या 373 केल्विन टेंपरेचर कह लो, ठीक है, दोनों केस में यही होगा। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन, और इस साल आया भी हुआ सीबीएसई में। बेटा वॉशिंग सोडा क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, नाम में आ रहा है वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब वॉशिंग के लिए यूज तो होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉशिंग सोडा फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसको बनाना कैसे, देखो सबसे पहली चीज बेटा, आपको दो चीज आपको बता रहा हूं बेटा। जब बेकिंग सोडा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, देखो स्टेप 1, बेकिंग सोडा को जब बेटा हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बेटा आपके पास ओनली क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट आता है। क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका इक्वेशन देता हूं, बेकिंग सोडा होता है बेटा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaCO3। और जब इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद बेटा यहाँ बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में निकलता है H2O, साथ में निकलता है CO2, ठीक है, CO2 और H2O। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये कैसे बन गया, ठीक है, CO2 गैस निकलती है, और यही रीजन है कि बेकिंग सोडा को बेटा बेकिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, पकाने में, खाना बनाने में, है ना। अब देखो यहाँ ये बना कैसे, अगर मैं 2 लगा दूं, 2 मोल्स ऑफ NaCO3 लूंगा ना मैं, सोडियम कार्बोनेट के अगर मैं 2 मोल लूंगा तो यहाँ बेटा Na2CO3 बनेगा। देखें आप, 2 Na इधर, CO3 एक, यहाँ 2 है तो एक तो ये रहा, और एक CO2 और एक O रहा, है ना। H कितने हैं, 2 है तो 2 H है, बैलेंस है पूरा। अब बेटा ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये बेटा 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन ऐड करेगा अपने साथ में, तो बनेगा वॉशिंग सोडा। तो देखो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, Na2CO3 प्लस 10H2 होगा, तो क्या बनेगा, Na2CO3 डॉट 10H2 बनता है। क्या बनता है, Na2CO3 डॉट 10H2 बनता है, जिसका केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। क्या नेम होता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो बेटा मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई में डायरेक्ट नहीं पूछा था, मैंने आरबीएसई तो क्या है डायरेक्ट दे दिया कि वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन, तो आप स्टेप नंबर 2 ही लिख के आ सकते हो, ठीक है। बट बेटा सीबीएसई पूछा था कि बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो बेटा सबसे पहली चीज, बेकिंग सोडा को हीट करके आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में H2CO2 निकलता है ना। अब सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब बेटा अपन वाटर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करते हैं, है ना, तो क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। अब बेटा ये जो डॉट लग के मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिखा रहता है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर
सॉरी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण का जल, है ना, हिंदी में क्रिस्टलीकरण का जल या जल के क्रिस्टल। जल के कितने क्रिस्टल होते हैं? बहुत थोड़ा 10 होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मींस 10 होता है, डाई मींस 2 होता है, और हेमी मींस हाफ होता है। ये रहा, हाँ ठीक है। तो एक बार इसको समझ, आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। ये होगा 14 क्वेश्चन। ठीक है, देखो 14 का चॉइस देखेंगे। बेटा आप सोच रहे होंगे सर जी बीच बीच में गायब हो जाते हैं, एक दिन क्लास लेते हैं एक दिन नहीं लेते, क्या करें भाई, थोड़ा सा टाइमिंग मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है। और ये जो टाइम है ना बड़ा भयंकर टाइम है, क्योंकि सर्दियाँ कम हो रही हैं, थोड़ी बहुत सर्दी भी है, थोड़ी बहुत गर्मी भी है, तो ये क्या है थोड़ा सा हेल्थ को खराब कर रही है ना, शरीर बीमार ज़्यादा रहने लगा है। और ये सबके साथ ऐसा हो रहा है, वायरल चल रहा है, ठीक है। तो बच के रहें बेटा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और तभी आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो बी हेल्दी, है ना, टाइम टू टाइम खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से पढ़ें, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। समय के साथ सही से बर्ताव करोगे बेटा तो समय आपके साथ सही बर्ताव करेगा, ठीक है। तो यूज मीनिंगफुल ऑफ टाइम, है ना, सॉरी, मीनिंगफुल यूज ऑफ टाइम, एक समय का सार्थक उपयोग करें, जहां अर्थ है बेटा वहीं समय खर्च करें, फालतू में समय खर्च ना करें, ठीक है। देखें आप, तो 14 क्वेश्चन का जो चॉइस है वो चॉइस क्या है, देखें हर फ्रैक्शन सी क्वेश्चन में चॉइस होगी आपके पास। तो इसमें चॉइस है बेटा, पहला सबकी फॉर्मूले लिखने हैं, ओके, राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, सूत्र लिखो, राइट द फॉर्मूले मतलब सूत्र लिखो, हर एक के आपको सूत्र लिखने हैं, ठीक है। आप सूत्र लिखने के लिए साथ साथ लिखता चलूंगा मैं। देखो पहला है सोडियम सल्फेट, बनाना मैंने कई बार सिखाया हुआ तो डायरेक्ट लिखता चलूंगा मैं। सोडियम सल्फेट हिंदी में भी नाम यही होता है, तो फॉर्मूला होगा Na2SO4, Na2SO4। दूसरा साथ में आंसर लिख रहा हूं, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मूला होगा NaAlO2, NaAlO2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4। फोर्थ है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, फॉर्मूला होगा CH3COONA। नेक्स्ट फिफ्थ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो फॉर्मूला होगा NH4Cl। अब बेटा इसका नाम होता है कॉमन नेम कैम्फर, कपूर इसको कहते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को कैम्फर भी कहते हैं, कपूर। नंबर 6 है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी बताया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको बेटा कॉमन नेम में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण, अभी पढ़ाया, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले थे, आइए यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, हेडिंग बनाना बेटा, पूरा नहीं लिखना, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल
एंड बायसेक्सुअल फ्लावर, एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो हिंदी में क्या है बेटा इसका मतलब? हिंदी मतलब है एक लिंगी, एक लिंगी व द्वयलिंगी, द्वयलिंगी पुष्प में, पुष्प में अंतर। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सबसे पहली चीज आपको नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनी वर्ड का मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, और वाई वर्ड का मीन्स होता है डबल। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें यूनी मतलब सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन ओनली वन सेक्स एंड बायसेक्सुअल फ्लावर कंटेन टू सेक्स, बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब एक बात बताओ, आपने फ्लावर में एक प्रोसेस पढ़ा होगा पॉलिनेशन, क्या पढ़ा? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन बेटा देखो दो तरीके से होता है, एक तो सेल्फ होता है, एक क्रॉस होता है। एक तो हिंदी में बोलोगे स्वयं परागण होता है, एक पर परागण होता है। अब एक बात बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा फ्लावर करेगा? सेल्फ मतलब जिसमें मतलब फीमेल भी होगा, जिसमें फीमेल भी होगा। तो भाई साहब ये बताओ, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या सिंगल सेक्स है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन तो कर ही नहीं सकता, पहली चीज। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उसमें या तो मेल होगा तो दूसरे के फीमेल पे जाएगा, और फीमेल होगा तो दूसरे के मेल पे जाएगा। ठीक है, अब यहां बात आती है बायसेक्सुअल फ्लावर। तो बायसेक्सुअल फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो मतलब ये क्रॉस भी कर सकता है और यूनि भी, सॉरी सेल्फ भी कर सकता है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर एक इकलौता ऐसा फ्लावर है जिसमें बेटा क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, स्वयं परागण भी संभव है और पर परागण भी संभव है। स्व मतलब होता है खुद के ही फीमेल के पार्ट पर, रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाना, और पर का मतलब होता है दूसरे के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाना। तो सेल्फ पॉलिनेशन नाम मेरा सेल्फ मतलब खुद के ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचना, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब है दूसरे के फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचना। ठीक है, तो देखें इधर देखते हैं, सॉरी बेटा जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया तो आपको कॉलम बनाना है। तो एक साइड मैंने लिखा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, एक लिंगी पुष्प, और दूसरी साइड मैंने लिखा बायसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, या उभयलिंगी भी कह सकते हैं इसको, बायसेक्सुअल फ्लावर। बेटा कुछ हो सकता है कुछ हिंदी वर्ड में प्रॉपर ना लिख पाऊं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम हिंदी बोल नहीं सकता, हिंदी लिख नहीं सकता, लेकिन चक्कर क्या है कुछ चीजों मतलब बहुत दिनों से क्या है 7-8 साल से इंग्लिश मीडियम में कांटेक्ट में, तो हिंदी के वर्ड भूलता जा रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है, जैसे मतलब इंग्लिश के अकॉर्डिंग में हिंदी कर देता हूँ। बायसेक्सुअल मतलब दो लिंगी, मतलब दो होता है, उभयलिंगी भी कह सकते हैं वैसे इसको। अब देखो पहला पार्ट है कंटेन ओनली वन सेक्स, कंटेन ओनली वन सेक्स, केवल एक सेक्स प्रेजेंट होता है, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसमें बेटा बायसेक्सुअल में क्या होगा? कंटेन बोथ सेक्स, इसमें दोनों सेक्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, इसमें एक लिंग उपस्थित होता है, इसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। हिंदी बोलता जा रहा हूं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड डिफरेंस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर does the self pollination, ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, सॉरी बेटा गलती हो गई, ये क्रॉस पॉलिनेशन करता है, इसमें केवल क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, केवल पर परागण होता है, और इसमें इट डज, ये करता है, बोथ दोनों करता है बेटा, मतलब इसमें क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन भी करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पर परागण, सॉरी स्व परागण भी करेगा, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण भी करेगा। तो बायसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पॉसिबल होते हैं, सेल्फ और क्रॉस, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल में ओनली क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। तो ये बेसिक मेजर दो डिफरेंस मैंने बताया आपको, ठीक है। अब उसके बाद एग्जांपल का तीसरा पॉइंट ले सकते हो। इसमें एग्जांपल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका आता है वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूज, ठीक है, और दूसरा आता है पपाया, पपीता,
दो ही एग्जाम दे रखे हमारे एनसीईआरटी में, दो ही पूछेगा, लेकिन दो और देता हूँ। एक होता है पंपकिन, कद्दू, पंपकिन, और एक होता है आपका वाटरमेलन, पपाया, पंपकिन, एक और मुझे याद नहीं आ रहा, चलो बताता हूँ, याद आ जाएगा। वाटरमेलन, पपाया, पंपकिन, और एक और होता है यार, एक मैं भूल रहा हूँ, माइंड से आउट हो रहा। एग्जाम्पल नेक्स्ट इसमें देखो, बायसेक्सुअल फ्लावर में एक तो आता है आपका रोज, गुलाब, लिली, उसके अलावा मस्टर्ड, ये हमारे एनसीईआरटी में है, मस्टर्ड सरसों, और हिबिस्कस, गुड़हल, हिबिस्कस, हिबिस्कस, गुड़हल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में है, दो, मस्टर्ड, हिबिस्कस, दो में नेक्स्ट होता है रोज, लिली। ठीक है, रोज गुलाब, लिली लिली कहते हैं, मस्टर्ड सरसों कहते हैं, हिबिस्कस गुड़हल कहते हैं। तो ये दो तीन डिफरेंस आप ले सकते हो। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बेटा वाटरमेलन, तरबूज, पपाया, पपीता, पंपकिन, कद्दू, एक और रह गया यार, वो याद नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, आप याद रखना, ये मैंने स्पेस खाली छोड़ दिया, ये आपको भरना है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक लिंगी जो पुष्प होता है उसमें वन सेक्स मतलब एक लिंग उपस्थित होता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है, और इसमें एग्जाम में पपाया आता है। ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर में बोथ सेक्स दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, क्रॉस भी कर सकता है, सेल्फ भी कर सकता है, मतलब स्वपरागण भी कर सकता है, परपरागण भी कर सकता है, और इसमें एग्जांपल रोज, गुलाब आता है। ठीक है बेटा, ये रोज देख के भावनाओं मत भेजना। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये था बेटा 15th क्वेश्चन, और इसमें पूछा राइट द टू फंक्शन ऑफ फ्लावर, फूल के दो फंक्शन कार्य बताओ। बेटा फ्लावर का काम क्या होता है सबको पता है। फ्लावर में बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं, देखो बता दूं मैं आपको, इधर थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं, उसमें फ्लावर के फंक्शन पूछे हैं। फ्लावर्स फंक्शन, फूल के कार्य, फ्लावर्स फंक्शन। बेटा फूल के कार्य का कहने का मतलब है फूल के पार्ट्स के काम। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्कूल, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्कूल, तो इट मींस फंक्शन ऑफ स्कूल आर डन बाय द स्टाफ ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल के कार्यों से मतलब होता है जो स्कूल में रहने वाले हैं उनके कार्यों से मतलब। तो फ्लावर फंक्शन पूछा मतलब फ्लावर्स के पार्ट के फंक्शन, फूल के जो पार्ट्स हैं जो अंग हैं उनके कार्य बताने। तो फ्लावर के बेसिक पार्ट अगर बता दो, देखो पहली चीज फ्लावर के पार्ट्स में सबसे पहला आपको आता है सेपल, हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, सेपल के बाद आता है पेटल, पेटल दलपुंज कहते हैं। ठीक है, और बेटा देख लेना पेटल को दलपुंज कहते हैं, शायद नहीं याद कर पा रहा हिंदी, वैसे यही होता है। सेपल मतलब बाह्य दलपुंज, पेटल मतलब दलपुंज। उसके बाद सेपल का आता है आपका स्टेमेन, स्टेमेन मतलब पुंकेसर, पुंकेसर। और चौथा आता है आपका पिस्टिल, जिसको कार्पिल भी कहते हैं, पिस्टिल या कार्पिल। ये होता है स्त्री केसर, हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो ये फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। ठीक है, इन चारों का फंक्शन वैसे किसी दो के लिख दो, दो फंक्शन पूछे उसमें। फ्लावर में चार पार्ट होते हैं, सेपल, बाह्य दलपुंज, पेटल, दलपुंज, स्टेमेन, पुंकेसर, पिस्टिल, स्त्री केसर। अब देखो सेपल का काम बताओ बेटा, सेपल का काम होता है टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट टू द फ्लावर। ठीक है, तो फूल के पार्ट्स की रक्षा करना और फूल के पार्ट्स को समर्थन करना ही सेपल का काम होता है। ठीक है, अब उसके अलावा पेटल, पेटल काम होता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स मतलब परागियों को, पराग कीड़ों को, पराग करने वाले जो कीड़े होते हैं ना पॉलिनेटर्स, उनको अट्रैक्ट करना। क्यों? क्योंकि ये बेटा मोस्ट ब्राइटनिंग पार्ट होता है। पेटल जो होता है सबसे चमकीला पार्ट होता है, सबसे सुंदर पार्ट होता है फ्लावर का, मोस्ट ब्राइटनिंग पार्ट ऑफ फ्लावर, मोस्ट ब्राइटनिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो चमकीला पार्ट है बेटा। देखो सबसे सीधी बात है, हर इंसान को जो अट्रैक्ट करता है, इंप्रेशन जमाता है ना, वो चेहरे को देखकर इंप्रेशन आता है, अट्रैक्शन जो आता है चेहरे को देखकर आता है। ठीक है, तो मतलब चेहरा मतलब जिसका चेहरा सुंदर होगा उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन आता है, सीधी बात है। तो फ्लावर का जो पैटर्न वाला पार्ट होता है वो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट ब्राइटनिंग पार्ट होता है, सबसे चमकीला सुंदर पार्ट होता है फ्लावर का पैटर्न। ठीक है, और स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है,
ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इतना पूछा नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। दो फंक्शन पूछे थे, किन्हीं के दो लिख देते, चार पार्ट है, दो के लिख देते। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब नर जननांग होता है फूल का स्टेमेन, और पिस्टिल मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जननांग, ठीक है, मादा जननांग। ये चार पार्ट है, चारों के मैंने एक फंक्शन बता दिए। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो बाकी अभी सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन रह गए हैं 16, 17 और बस 16, दो क्वेश्चन रह गए 16, 17। अब इसमें एक चॉइस वाला पार्ट और है, तो मैं वो ओरली बोल रहा हूँ। उसमें पूछा है कि व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, राइट इट्स रोल, इसका काम क्या होता है, एंड राइट वन फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। सबको सब पता है इस चीज के बारे में, सब कहते हैं ना, वाकिफ है कि प्लेसेंटा एक ग्लैंड होता है जो कि मदर के यूट्रस में होता है, और वो कनेक्ट होता है बेटा बेबी चाइल्ड के नाभि से, मतलब जिसको कहते हैं ना नाल, जिसको कहते हैं नार, कहते हैं नार गड़ा बहीते प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा काम होता है मदर यूट्रस में बेबी चाइल्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। माँ के गर्भ में बच्चे को जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा मतलब नार से मिलता है। नार ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, नार ग्रंथि, ठीक है। ये वर्ड है नार ग्रंथि, ये गर्दन वाला नार नहीं है जो हम देसी भाषा में गर्दन को नार को कहते हैं ना, नार पकड़ ले, तो वो नार नहीं है। नार मतलब नाभि से जुड़ा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो माँ के गर्भ में बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है बेटा, प्लेसेंटा करता है। नार क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक ग्लैंड होता है मदर यूट्रस में जो कि बेबी चाइल्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट इसमें पूछा है इट्स रूल, मैंने बता दिया काम इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। और नेक्स्ट है राइट वन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस रिलीज द टेस्टोस्टेरोन एंड फॉर्म द स्पर्म, ठीक है। दो बता दी मैंने, एक तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है, वृषण नर जनन हार्मोन स्रावित करते हैं, और वृषण शुक्राणु का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ओवरी का फंक्शन वही सेम, एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है, हिंदी में भी एस्ट्रोजन होता है, और दूसरा ओवम फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें साथ में एक चीज बता दो बेटा, दो वर्ड यूज होते हैं, याद रखना। जो टेस्टिस स्पर्म फॉर्म करता है ना, जो वृषण शुक्राणु बनाता है, टेस्टिस स्पर्म फॉर्म करता है ना, स्पर्म फॉर्मेशन। तो बेटा जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसका नाम होता है स्पर्मोजेनेसिस, 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 ठीक है। और जो ओवरी एग फॉर्म करता है, एग या फिर ओवम फॉर्म करता है, उसका नाम होता है बेटा ऊगनेसिस, ऊगनेसिस, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु निर्माण ही कहते हैं मेरे हिसाब से, शुक्राणु निर्माण, ठीक है, स्पर्मोजेनेसिस। और ऊगनेसिस कहते हैं अंडाणु निर्माण या अंड निर्माण, ठीक है। तो ये था बेटा, दो चीजें बता दी कि टेस्टिस से स्पर्म फॉर्म होता है और टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और ओवरी से ओवम फॉर्म होता है और एस्ट्रोजन निकलता है। और ये ओवम फॉर्मेशन का प्रोसेस ऊगनेसिस होता है, और स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस स्पर्मोजेनेसिस होता है, ठीक है। ये वैसे पूछता नहीं है पर मैंने बता दिया, साथ में मैंने लिखाया भी नहीं है आपको नोटबुक में, ठीक है। तो आप इतना जो सारा मैंने कराया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप यहाँ तक समझाया होगा। आगे क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, पेपरों में ध्यान रखें, ठीक है। हर चीज को पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ें, अपना 100% दें, और अगर जब आप 100% दोगे ना तो बेटा इतना एश्योर हो जाना कि आपका रिजल्ट भी 100% ही आएगा हर सब्जेक्ट में। इक्वली पढ़ो। अब हिंदी का पेपर है तो आप सभी को हिंदी के पेपर की मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। आप बढ़िया करके आओगे, बट पढ़ोगे तब, ठीक है। कुछ लोग क्या है कि निबंध क्या पढ़ते नहीं है, तो लास्ट टाइम पे फिर क्या दिक्कत आती है कि शब्द याद ही नहीं आते, एक ही सेंटेंस 10 बार रिपीट करते हो। तो बेटा 4-5 निबंध जो मोस्ट प्रोबेबल है, संभवतः है, वो पढ़ के जाना। जैसे नारी शिक्षा हुआ, बढ़ती महंगाई हुआ, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा हुआ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ। उसके अलावा इसमें जो आज के टाइम में जो ज्यादा प्रचलित है समस्या वो है वन उन्मूलन, पेड़ों की कटाई। ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, इनको पढ़ के जाना। तो
तो आपको निबंध क्या शब्दों की सीमा याद हो जाएगी, हाँ ऐसे शब्द बनते हैं, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं, निबंध पढ़ के ना बस, बाकी और जो आपके सबने कराया होगा चैप्टर वाइज वो पढ़ना आराम से। तो सबसे पहली चीज देखो, टाइम से पढ़ो, ठीक है, एक टाइम टेबल फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। और हर दिन जो अभी आपका एक दिन बचा हुआ, आज का रात और कल का दिन, कल की रात, दो मतलब 24 घंटे वो, और आज के 12 घंटे 36 घंटे, या फिर आज के 5 घंटे कम मान लो, तो 24 घंटे हैं आपके पास, कल का दिन है। तो कल थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेना भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा मेन में ऊपर ऊपर से ढंग से पढ़ लेना, ताकि जो अभी तक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो पास हो जाए, और बाकी जिन्होंने पढ़ा है तो भाई वो तो अच्छे नंबर लाएंगे। तो पहली चीज ये बात जो मैंने बताई है, इनको अगर आप चाहते हो कुछ करना पढ़ाई में तो भाई फॉलो कर लेना, अदरवाइज मेरा कोई प्रेशर नहीं है, जब आप अपने घर वालों की नहीं मानते तो मेरी क्या मानोगे। तो बेटा काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, ठीक है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, ठीक है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, है ना। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल की क्लास में।